दोस्तों, आज की ये वीडियो केस करने वाले शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के लिए बहुत खास होने वाली है। शिकायतकर्ता को इस वीडियो से यह जानकारी मिलेगी कि चेक बाउंस केस में आरोपी अपने बचाव में क्या तर्क लेगा। ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो इस केस में आरोपी का बचाव करते हैं और शिकायतकर्ता की ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनका बेनिफिट आरोपी को मिलता है। शिकायतकर्ता इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने केस का ग्राउंड अच्छे से तैयार कर सकता है और अपने आप को उन गलतियों को करने से रोक सकता है जो उसके केस को कमजोर बनाती हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल बॉल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, जरा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप ऐसा पॉइंट मिस कर सकते हैं जो आपके काम आ सकता था और आपके केस का रुख आपकी ओर मोड़ सकता था। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक बाउंस केस में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट टाइम वैलिडेशन होता है। शिकायतकर्ता अगर रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में सभी शर्तों को पूरा करते हुए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 के तहत न्यायालय में चेक बाउंस का केस फाइल करता है तो इस एक्ट की सेक्शन 139 और सेक्शन 118 की प्रजम्पशन भी शिकायतकर्ता के पक्ष में होगी और अदालत भी यह मानेगी कि आरोपी पर शिकायतकर्ता का कर्ज था या कोई अन्य लायबिलिटी थी जिसके लिए आरोपी ने ही अपनी किसी लीगल डेट या लायबिलिटी को रिलीज करने के लिए यह चेक शिकायतकर्ता को इशू किया होगा। लेकिन यह सिर्फ कोर्ट का अनुमान होता है, अंतिम निर्णय नहीं होता। कोर्ट का फाइनल डिसीजन केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और विटनेस की सत्यता और प्रामाणिकता पर निर्भर करता है। जब तक कोर्ट द्वारा कन्विक्शन नहीं किया जाता तब तक कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता। प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है और हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। शिकायतकर्ता को भी केस फाइल करके यह नहीं समझना चाहिए कि मैंने केस फाइल किया है, बैंक मेरे फेवर में है, एक्ट की सेक्शन 139 और 118 की प्रेजम्पशन मेरे फेवर में है तो मुझे कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है। आरोपी द्वारा यदि कंप्लेंट के फैक्ट्स को रिबट किया जाता है तो अपने केस को प्रूव करने का बर्डन शिकायतकर्ता पर आ जाता है। शिकायतकर्ता सिर्फ चेक के आधार पर केस में जीत हासिल नहीं कर सकता। शिकायतकर्ता को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करना होगा और उसे न्यायालय के समक्ष यह साबित करना होगा कि जिस डेट अर्थात ऋण की एवज में चेक आरोपी ने इशू किया था वह संपूर्ण रूप से आरोपी की लायबिलिटी थी। सेक्शन 138 समरी ट्रायल है जिसकी प्रोसीडिंग ज्यादा लेंथी नहीं होती और निर्णय जल्दी ही कर दिया जाता है। कोर्ट का नोटिस मिलने के बाद आरोपी को नोटिस में दिए गए समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर पहली तारीख पर अपनी जमानत करवानी होती है। नोटिस मिलने के बाद भी अगर आरोपी न्यायालय में नहीं आता तो कोर्ट उसके खिलाफ जमानती व गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। आरोपी की उपस्थिति के बाद पहले शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। शिकायतकर्ता की विटनेस समाप्त हो जाने के बाद आरोपी की सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। अब आरोपी अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है, केस को लड़ना चाहता है तो अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस पेश करना चाहता है तो उसे सेक्शन 315 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी होगी और स्वयं की गवाही करवानी होगी। दोस्तों, सेक्शन 315 सीआरपीसी आरोपी के लिए चेक बाउंस केस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। अगर आरोपी सेक्शन 315 सीआरपीसी का उपयोग नहीं करता है तो उसके जीतने का चांस सिर्फ 1% ही रहता है। अब दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय गवाहों और सबूतों की सत्यता को देखते हुए फाइनल जजमेंट देता है। दोस्तों, चेक बाउंस केस में यह जरूरी नहीं होता कि आरोपी को अपने बचाव में किसी गवाह या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही पेश करना होगा तभी उसका बचाव संभव होगा। अगर आरोपी के पास कोई गवाह, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं भी है तब भी वह अपना डिफेंस कर सकता है, वह स्वयं का गवाह बन सकता है। शिकायतकर्ता के पक्ष में जो विटनेस हुए हैं उनकी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करके भी आरोपी अपना डिफेंस तैयार कर सकता है। आरोपी को केवल शिकायतकर्ता की कंप्लेंट के फैक्ट्स में गलतियों को अदालत के सामने उजागर करना है और ऐसी स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट संभावनाएं कोर्ट के सामने रखनी है जिससे कोर्ट को यह लगे कि शिकायतकर्ता जिन फैक्ट्स को ग्राउंड बनाकर कोर्ट के सामने आया है वे सभी हाइपोथेटिकल हैं, झूठे हैं, बनावटी हैं। आरोपी को अपना डिफेंस पूर्ण विश्वास के साथ और प्रूफ के साथ न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। उसे हल्के डिफेंस नहीं लेने चाहिए, जैसे कि मेरा चेक चोरी हो गया था, मैंने चेक किसी को दिया ही नहीं था, या फिर चेक सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था जिसका शिकायतकर्ता ने मिसयूज किया है।
अगर इन डिफेंस को साबित करने के लिए आरोपी के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, जैसे चेक चोरी हुआ या गुम हुआ, तो उसकी पुलिस रिपोर्ट या एफआईआर, तभी यह डिफेंस कारगर होंगे, अन्यथा ऐसे हल्के डिफेंस आरोपी पर भारी पड़ सकते हैं। आरोपी का नेक्स्ट डिफेंस चेक अमाउंट भी हो सकता है। कई बार चेक पर अमाउंट शिकायतकर्ता स्वयं से भर लेता है और इतना ज्यादा लिख लेता है जो कि शिकायतकर्ता की खुद की सालाना इनकम से भी ज्यादा होता है। यह बात शिकायतकर्ता के खिलाफ जाती है। मान लीजिए शिकायतकर्ता की सालाना आय 5 लाख रुपए है और चेक पर अमाउंट 10 लाख रुपए का है। अब यहाँ पर शिकायतकर्ता को अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी प्रूव करनी होगी। ऐसी स्थिति में कोर्ट भी यह मानता है कि शिकायतकर्ता की सालाना आय 5 लाख रुपए है, जो कि चेक में भरे गए अमाउंट से 10 लाख रुपए से काफी कम है। तो यह संभव नहीं कि शिकायतकर्ता की आर्थिक स्थिति ऐसी रही होगी कि वह आरोपी को पैसा उधार दे सके। शिकायतकर्ता की इस गलती का आरोपी को फायदा मिलता है। एग्रीमेंट का ना होना भी आरोपी के बचाव का अच्छा आधार होता है। पैसा उधार देते समय या कोई गुड्स डिलीवर करते समय दोनों पक्षों के बीच कोई डिलीवरी नोट, बिल, रिसिप्ट या प्रोमिसरी नोट या फिर एग्रीमेंट तैयार किया जाना चाहिए। कोई विटनेस नहीं बनाया गया है, ऊपर से आरोपी को पैसा कैश में उधार दिया गया है, तो यह आरोपी के लिए काफी आसान और स्ट्रॉन्ग डिफेंस साबित हो सकता है। इसे आप शिकायतकर्ता की गलती भी कह सकते हैं, जो उसने बिना किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के पैसा या सामान आरोपी को उधार दिया। कई बार शिकायतकर्ता कहता है कि आरोपी से मेरे पुराने संबंध थे और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, इसलिए हमारे बीच ओरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ऐसा ओरल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 के तहत तभी इन्फोर्सेबल होगा जब वह कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से लॉफुल पर्पज के लिए किया गया हो और जिसे वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। इनकम टैक्स रिटर्न डिफेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरोपी शिकायतकर्ता से उसके इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में पूछ सकता है कि क्या उधार दिया गया अमाउंट शिकायतकर्ता ने अपनी आईटीआर रिपोर्ट में शो किया है या नहीं किया है। केस अगर झूठ पर आधारित है तो आरोपी को शिकायतकर्ता की आईटीआर न्यायालय के समक्ष अपने बचाव में जरूर रखनी चाहिए, और अगर शिकायतकर्ता अपनी आईटीआर न्यायालय में पेश नहीं करता तो आरोपी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शिकायतकर्ता की आईटीआर रिपोर्ट मंगवा सकता है। अगर शिकायतकर्ता कहता है कि उसने पैसा किसी और से लेकर दिया तो आरोपी उस अन्य व्यक्ति की भी आईटीआर रिपोर्ट मंगवा सकता है। न्यायालय का यह मानना है कि आईटीआर में शो किया गया लोन अमाउंट ही लीगल एनफोर्सेबल डेट है, लेकिन इस पॉइंट पर माननीय न्यायालय के अलग अलग काफी सारे जजमेंट हैं। कुछ इसके पक्ष में है और कुछ विपक्ष में। यह हर केस के फैक्ट्स पर निर्भर करता है कि यह पॉइंट कहाँ पर सपोर्टिव है और कहाँ पर नहीं। शिकायतकर्ता को चाहिए कि वह डिफेंस को ध्यान में रखते हुए अपने केस के फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट और एविडेंस के साथ प्रॉपर तरीके से न्यायालय के समक्ष रखे। शिकायतकर्ता को अगर यह पता हो कि आरोपी क्या डिफेंस ले सकता है तो शिकायतकर्ता पहले से ही अपनी तैयारी कर केस को आसानी से जीत सकता है। शिकायतकर्ता को पैसों के लेन देन के समय कानूनी नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। अगर वह किसी को पैसा उधार देता है तो उसे यह अमाउंट चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देना चाहिए, या फिर आरोपी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, ताकि समय आने पर वह यह दिखा सके कि पैसा कब, किसे और कितना दिया गया। पैसा उधार देते समय एग्रीमेंट तैयार करवाया जाना चाहिए, जिसमें उस चेक का नंबर, अमाउंट की डिटेल, डेट, प्लेस, लोन किस लिए दिया गया और जिस माध्यम से पैसा उधार दिया गया है वह सभी कुछ एग्रीमेंट में मेंशन किया जाना चाहिए। एग्रीमेंट के साथ में आरोपी की आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसे कि आधार और पैन कार्ड की कॉपी भी साथ लगाई जानी चाहिए। एग्रीमेंट में कम से कम 2 गवाह के हस्ताक्षर जरूर करवाएं, जिनकी उपस्थिति में लोन और चेक का लेन देन किया गया है। शिकायतकर्ता को आरोपी से चेक लेते समय चेक को आरोपी के हाथों से ही भरवा कर लेना चाहिए। चेक पर डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, जिसके नाम चेक इशू किया गया है उसका नाम, और चेक के बैक साइड में यह भी आरोपी से लिखवा कर ले कि चेक किस लायबिलिटी के लिए जारी किया गया है। शिकायतकर्ता को कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी कंप्लेंट में यह जरूर मेंशन करे कि उसने आरोपी को पैसा किस तारीख को और किस जगह पर दिया। नहीं तो डेट का पॉइंट भी आरोपी का बचाव करता है। अगर शिकायतकर्ता के पास आरोपी के 1 से अधिक चेक हैं तो उन सभी चेक की डिटेल कंप्लेंट में मेंशन की जानी चाहिए। किसी को सामान डिलीवर किया है और उस सामान के एवज में चेक से पेमेंट की गई है तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी नोट या इनवॉइस की डिटेल कंप्लेंट में मेंशन की जानी चाहिए। दोस्तों, चेक बाउंस केस एक टेक्निकल केस है जिसमें टाइम लिमिटेशन का ध्यान रखा जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर शिकायतकर्ता रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में केस फाइल करके आरोपी की लायबिलिटी साबित कर देता है तो शिकायतकर्ता के लिए केस जीतना आसान होगा। अगर आप सच्चे हैं, कानून के नियमों पर चलने वाले इंसान हैं और अपनी जगह पर खड़े हैं तो आपको केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप गलत नियत से झूठ के आधार पर न्यायालय में आते हैं तो यह आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है।
मुजरिम कौन है।